नमस्कार मित्रों, आपके कॉम्पिटिरिया चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। अभी हम जो प्रेजेंट में चला रहे हैं क्वेश्चन ऑफ कंफ्यूजन एग्जामिनेशन हॉल सीरीज, इसके अंतर्गत कॉम्पिटिरिया प्यूरिफाइड वर्जन ऑफ जीस्ट ऑफ द एनसीईआरटी, क्रक्स ऑफ द एनसीईआरटी यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। हमारा परफॉर्मिंग एसेट है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के महत्वपूर्ण लेक्चर। अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो लेक्चर्स को लाइक करें, शेयर करें और कॉम्पिटिरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, आज का हमारा विषय है हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की अर्हता है। हम स्टेट जुडिशरी पढ़ रहे थे जिसमें हमने हाई कोर्ट के एस्टेब्लिशमेंट के बारे में पढ़ा। कल अब हम पढ़ेंगे न्यायाधीशों की अर्हता है। संविधान का अनुच्छेद अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 217(2) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, न्यायाधीश पद की अर्हता, न्यायाधीश बनने के लिए निम्न अर्हताएं होनी चाहिए। पहला, ठीक है, पॉइंट वाइज मैं आपको पढ़ाऊंगा। न्यायाधीश बनने के लिए निम्न अर्हताएं अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 217(2) दैट इज डिस्क्राइब्ड दैट कि भारत का नागरिक हो। सबसे पहला क्या होना चाहिए न्यायाधीश बनने के लिए? भारत का नागरिक हो। जैसा कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बराबर पढ़ते हैं, अर्हताओं में सबसे पहला होता है वो भारत का नागरिक हो। और दूसरी अर्हता होगी महत्वपूर्ण, भारतीय राज्य क्षेत्र के कम से कम, भारतीय राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद पर। कितने वर्षों तक? 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो। न्यायिक पद धारण कर चुका हो। देखिए, महत्वपूर्ण जो अर्हताएं हैं कोर्ट जजेस बनने की, कि अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 217(2) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव डिस्क्राइब्ड दैट न्यायाधीश बनने के लिए निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए। पहली अर्हता है कि भारत का नागरिक हो और भारतीय राज्य क्षेत्र में वो कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो, या कम से कम 10 वर्षों तक, या कम से कम 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय का या किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे दो या अधिक न्यायालयों का अधिवक्ता रहा हो। न्यायाधीशों की अर्हताओं के लिए सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 217(2) ऑफ न्यायाधीश बनने के लिए वो भारत का नागरिक होना चाहिए और भारतीय राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो, या तो कम से कम 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे दो या अधिक न्यायालयों का अधिवक्ता रहा हो, तो वो न्यायाधीशों की अर्हताएं को पूरा करता है। अब हम पढ़ेंगे हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार और शक्तियां। गठन हमने पढ़ लिया है, योग्यता पढ़ ली, क्षेत्राधिकार एवं शक्तियां। हाई कोर्ट के जजेस की हमने योग्यता भी पढ़ ली। अब देखिए, हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों में हाई कोर्ट देश का दूसरा बड़ा न्यायालय होता है। हाई कोर्ट देश का दूसरा बड़ा न्यायालय होता है, इसलिए उसे भी संविधान, इसलिए हाई कोर्ट को संविधान द्वारा व्यापक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। जुरिडिक्शन, व्यापक क्षेत्राधिकार प्राप्त है।
अधिकारों के संबंध में नोट डाउन करते रहिए। मूल अधिकारों के संबंध में हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के बराबर अधिकारिता प्राप्त है। मौलिक अधिकारों के, मूल अधिकारों के मामले में अधिकारिता प्राप्त है। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 217(2) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, न्यायाधीश बनने के लिए जो योग्यताएं हैं कि न्यायाधीश भारत का नागरिक हो और भारतीय राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो, या तो कम से कम 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का अधिवक्ता रहा हो, वकील रहा हो, या और देखिए हाई कोर्ट में क्षेत्राधिकार और शक्ति की बात करें तो हाई कोर्ट देश का दूसरा बड़ा न्यायालय होता है, इसलिए इसे भी संविधान द्वारा व्यापक क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है। और मूल अधिकार के संबंध में हाई कोर्ट को भी सुप्रीम कोर्ट के बराबर अधिकारिता प्राप्त होती है। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रीट जारी करने की शक्ति, रीट जारी करने की अधिकारिता सुप्रीम कोर्ट से भी अधिक है। अधिकारिता सुप्रीम कोर्ट से भी अधिक है हाई कोर्ट के बाद। देखिए अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 226, रीट जारी करने की अधिकारिता सुप्रीम कोर्ट से भी अधिक है हाई कोर्ट के पास। और इनको न्यायिक क्षेत्राधिकार के साथ साथ हाई कोर्ट को न्यायिक क्षेत्राधिकार के साथ साथ आर्टिकल 227 जो मैंने आपको कल पढ़ाया था, आर्टिकल 227 के प्रशासनिक अधिकार, आर्टिकल 227 के तहत प्रशासनिक अधिकार प्रदान किया गया है। देखिए हाई कोर्ट के जजेस की अर्हताओं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 217(2) have described that the all eligibilities of the judges appointed in high court, that citizen of India, भारत का नागरिक हो, भारतीय क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण कर चुके हो, या कम से कम 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय में या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों के लॉयर रहे हो, एडवोकेट रहे हो, लॉयर नहीं एडवोकेट रहे हो। और हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार और शक्तियों की बात करें, ज्यूरिडिक्शन एंड पावर्स की बात करें, तो हाई कोर्ट देश का दूसरा बड़ा न्यायालय होता है, इसलिए इसे भी संविधान द्वारा व्यापक क्षेत्राधिकार ज्यूरिडिक्शन प्राप्त है। मूल अधिकारों के संबंध में हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के बराबर अधिकारिता प्राप्त है। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 226, रिट जारी करने की अधिकारिता सुप्रीम कोर्ट से भी अधिक होती है हाई कोर्ट के पास। और न्यायिक क्षेत्राधिकार के साथ ही साथ आर्टिकल 227 के तहत प्रशासनिक अधिकार भी हाई कोर्ट को प्रदान किया गया है। अब इसके बाद इनकी जो शक्तियां हैं हाई कोर्ट की, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अपीलीय अधिकारिता, अपीलीय अधिकारिता के बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी हम एक बार रिवीजन करेंगे, उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे।
हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों की चर्चा हम कर रहे हैं। हम एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं, बहुत ही लंबा टॉपिक हो गया है। देखिए, हाई कोर्ट के जजेस की जो योग्यताएं होती है अर्थाएं उसमें है कि अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 217(2) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव स्टेटेड दैट द सिटीजन ऑफ इंडिया एलिजिबिलिटी फॉर द अपॉइंटेड एज द जजेस इन हाई कोर्ट दैट सिटीजन ऑफ इंडिया भारत का नागरिक होना जरूरी है। भारतीय राज्य क्षेत्र में कम से कम कितने वर्षों तक, 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण कर चुके हो या कम से कम 10 वर्षों तक किसी हाई कोर्ट में या ऐसे 2 से अधिक न्यायालयों में एडवोकेट रहे हो। हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार और शक्तियां, जुरिडिक्शन एंड पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट देश का दूसरा बड़ा न्यायालय है, इसलिए इसे भी संविधान द्वारा व्यापक क्षेत्राधिकार प्राप्त है और मूल अधिकारों के संबंध में हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के बराबर अधिकारिता प्राप्त है। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रिट जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट से भी अधिक है किसके पास? हाई कोर्ट के पास। और न्यायिक क्षेत्राधिकार के साथ ही साथ आर्टिकल 227 पावर देता है, प्रशासनिक अधिकार प्रदान करता है हाई कोर्ट को और रिट जारी करने का भी अधिकार प्रदान करता है। अब हम पढ़ेंगे अपीली अधिकारिता। हाई कोर्ट के महत्वपूर्ण विषयों में हम पढ़ेंगे अपीली अधिकारिता। अब मैं इसको मिटाऊंगा और अपीली अधिकारिता के बारे में आपको बताऊंगा। हाई कोर्ट की शक्तियों में है अपीली अधिकारिता। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीली अधिकारिता में हमारे पास है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में है उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के संबंध में, उच्च न्यायालय को फंडामेंटल राइट्स के संबंध में, मूल अधिकारों के संबंध में, हाई कोर्ट को मूल अधिकारों के संबंध में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है। प्रारंभिक ज्यूरिसडिक्शन प्रदान किया गया है। मूल अधिकारों को लागू करने के लिए, फंडामेंटल राइट को लागू करने के लिए, मूल अधिकारों को लागू करने के लिए, मूल अधिकारों को, फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के लिए सीधे उच्च न्यायालय में, सीधे हाई कोर्ट में, मूल अधिकारों को लागू करने के लिए सीधे हाई कोर्ट में वाद संस्थित किया जा सकता है। वाद संस्थित किया जा सकता है। हमारे पास है सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों में अपीली अधिकारिता। अपीली अधिकारिता में पहला हमारे पास अधिकार है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की अपीली अधिकारिता में पहला है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। सॉरी, हाई कोर्ट का सेक्शन चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट तो खत्म हो गया। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में है कि मूल अधिकारों के संबंध में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है हाई कोर्ट को और मूल अधिकारों को लागू करने के लिए सीधे उच्च न्यायालय वाद संस्थित किया जा सकता है उच्च न्यायालय में। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 226, एस्टेरिक पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 226 संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत, ध्यान रखिए क्या बोला, रिट जारी करने की शक्ति, मूल अधिकारों को लागू करने, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल राइट, मूल अधिकारों को लागू करने, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी कर सकते हैं, के लिए रिट जारी कर सकते हैं माननीय हाई कोर्ट। रिट जारी कर सकते हैं मूल अधिकारों के संबंध में
बहुत ही ध्यान से नोट डाउन करते रहिए अपनी नोटबुक पे। मूल अधिकारों के संबंध में, यू हैव गो थ्रू माय वॉइस। मूल अधिकारों के संबंध में आर्टिकल 32, जैसा कि मैंने बताया था, संविधान का अनुच्छेद 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट को भी समान रूप से, सुप्रीम कोर्ट को भी समान रूप से प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। क्या कहा जा रहा है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, प्राइमरी ज्यूरिडिक्शन हैव डिक्लेयर्ड बाय द इंडियन हाई कोर्ट दैट, मूल अधिकारों के संबंध में प्रारंभिक ज्यूरिडिक्शन प्रदान किया गया हाई कोर्ट ऑफ इंडिया को। मूल अधिकारों को लागू करने के लिए सीधे हाई कोर्ट वाद संस्थित किया जा सकता है, सीधे हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में वाद संस्थित किया जा सकता है। एंड अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के लिए हाई कोर्ट रिट जारी कर सकते हैं। और मूल अधिकारों के संबंध में अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को भी, सुप्रीम कोर्ट को भी समान रूप से प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। प्राइमरी जुडिक्शन है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 32 फॉर सुप्रीम कोर्ट, और द सेम टॉपिक, same powers for the saving of fundamental right of Indian citizen. अगला टॉपिक है अपीली क्षेत्राधिकार। ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार हमने टॉपिक अभी पढ़ा है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अपीली क्षेत्राधिकार, हाई कोर्ट का अपीली क्षेत्राधिकार, हाई कोर्ट का अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय, हमारा करेंट फोल्डर चल रहा है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। We have go through the gist of the NCERT, the purified version of the gist of the NCERT, crux of the NCERT for the given folder इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। पहला हमने अधिकार पढ़ा हाई कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। अब हम हाई कोर्ट के दूसरे क्षेत्राधिकार के बारे में पढ़ेंगे, अपीली क्षेत्राधिकार। उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, सॉरी हाई कोर्ट पढ़ रहे लोग, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालयों, अपने अधीनस्थ न्यायालयों, हाई कोर्ट अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के निर्णयों की अपीलें सुनता है, के निर्णयों की, जो फैसला हुआ है, जो फैसला है निर्णय है, तो हाई कोर्ट अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के निर्णयों की अपीलें सुनते हैं। हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों की अपीलें सुनते हैं, जिसमें दीवानी, फौजदारी और राजस्व संबंधी मामले सम्मिलित हैं। हाई कोर्ट अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के निर्णयों की अपीलें सुनते हैं, जिसमें दीवानी, फौजदारी और राजस्व संबंधी मामले सम्मिलित हैं। फौजदारी मुकदमों मतलब क्रिमिनल, फौजदारी मुकदमों में सत्र न्यायालय, जैसा कि आप जानते होंगे, फौजदारी मुकदमों में सत्र न्यायालय द्वारा दिए गए
द्वारा दिए गए मृत्युदंड के आदेश पर, मृत्युदंड के आदेश पर उच्च न्यायालय की पुष्टि, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय की पुष्टि आवश्यक है। अब यदि मृत्युदंड का मामला होगा तो उच्च न्यायालय, जो सबऑर्डिनेट के ऊपर उच्च न्यायालय है, उनकी पुष्टि आवश्यक है। हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ कोर्ट्स के निर्णयों की अपीलें सुनते हैं, जिसमें दीवानी, फौजदारी और राजस्व संबंधी मामले सम्मिलित है, और फौजदारी मुकदमे में सत्र न्यायालय द्वारा दिए गए मृत्युदंड के आदेश पर उच्च न्यायालय की पुष्टि आवश्यक है। उच्च न्यायालय बताएगा तभी वो मृत्युदंड माना जाएगा, कार्यान्वयन में आएगा। इनके अलावा उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के निर्णय, इसके अलावा उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध, निर्णय आपने कर दिया, हाई कोर्ट के जज ने, मेन जज ने निर्णय कर दिया, तो इनके अलावा हाई कोर्ट के एकल न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध हाई कोर्ट में ही पुनः, उसी कोर्ट में, हाई कोर्ट में पुनः अपील की जा सकती है, सेम कोर्ट में ही। सीधे सुप्रीम कोर्ट आप नहीं पहुंच जाएंगे। हाई कोर्ट के अगर एकल न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध आप पुनः हाई कोर्ट में ही अपील कर सकते हैं। अगला पॉइंट है इंपॉर्टेंट, संविधान लागू होने के समय, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गो थ्रू, राइट डाउन इन योर नोटबुक। संविधान लागू होने के समय, संविधान लागू होने के समय हाई कोर्ट को, उच्च न्यायालय को राजस्व संबंधी मुकदमों, राजस्व संबंधी मुकदमों की अपील सुनने का अधिकार नहीं था। संविधान लागू होने के समय सुनने का अधिकार नहीं था। संविधान लागू होने के समय उच्च न्यायालय को राजस्व संबंधी मुकदमों की अपील सुनने का अधिकार नहीं था, परंतु अब, लेकिन अब है। लेकिन आज के समय में क्या है, राजस्व संबंधी मुकदमे की अपील सुनने का अधिकार उच्च न्यायालय को, हाई कोर्ट को है। ये अपीलें राजस्व, ये जो अपीलें है, ये अपीलें राजस्व मंडल के निर्णय के, राजस्व मंडल के निर्णय के, निर्णयों के विरुद्ध होते हैं। राजस्व मंडल के जो निर्णय आपको नहीं संतुष्ट है, आप उनसे तो हाई कोर्ट में अपील करिए, निर्णयों के विरुद्ध होती है। अपील आप करते हैं कि राजस्व मंडल ने जो निर्णय किया है हमको मंजूर नहीं जमीन जायदाद के मामले में, राजस्व संबंधी मुकदमे में, तो हम रेवेन्यू संबंधी जो स्टेट का मुकदमा है, तो राजस्व संबंधी मुकदमे में जो भी आप अपील करेंगे, उनके राजस्व मंडल के निर्णय से आप संतुष्ट नहीं है, तो राजस्व मंडल के निर्णयों के विरुद्ध आप अपील कर सकते हैं। कहां पर? हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं कि यह राजस्व संबंधी निर्णय हमें नहीं मंजूर है। और यह किया गया 44वें संविधान संशोधन, राजस्व के जितने भी निर्णय हैं
उनके खिलाफ अपील सुनेगा हाई कोर्ट। ये किया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा बताया गया कि जितने भी राजस्व संबंधी मुकदमे की अपील की सुनवाई है वो माननीय उच्च न्यायालय कर सकता है। ये हमारे देश के 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा प्रदान किया गया। बहुत ही खूबसूरत चैप्टर रहा आज का और काफी अच्छा हम लोगों ने डिस्क्राइब करके इस लेक्चर्स को पढ़ा। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताइएगा, लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जितने भी लेक्चर्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं वो कैसे हैं, वो परिशोधित है, परिष्कृत है, संश्लेषित है या नहीं है, इन सब के बारे में जानकारियां लेने के लिए आप बराबर ट्यून करते रहें आपके अपने एजुकेशनल चैनल YD चैनल कॉमटेरिया पर। मुझे उम्मीद है कि आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं। अगर आपको कहीं से कमी लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हमारे शॉर्ट्स वीडियोस पे कमेंट करें, लॉन्ग वीडियोस पे कमेंट करें, बताएं क्या समस्या आपके साथ, क्या इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन समझने में क्या दिक्कत आ रही है। मैं पूरा प्रयास करता हूं कॉमटेरिया एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे कि पूरी तरीके से प्योरीफाइड, ऐसे निचोड़ के आपको प्योरीफाइड वर्जन थमा दूं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का, कि पूरा जीस्ट हो, जो पूरा क्रक्स हो NCERT का। We have go through the 6th to 12th Indian polity and Indian polity and constitution. More have we will have we can want to do the purified version of the gist of the NCERT and try more and more. And I hope that my perfection is present in my lectures. कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि जो लेक्चर्स हम परफॉर्म कर रहे हैं, जो मैं लेक्चर परफॉर्म कर रहा हूं आपको कैसा लग रहा है। हाई कोर्ट अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के निर्णयों की अपीलें सुनते हैं जिसमें दीवानी, फौजदारी और राजस्व संबंधी मामले सम्मिलित हैं। फौजदारी मुकदमों में सत्र न्यायालयों द्वारा दिए गए मृत्युदंड के आदेश पर उच्च न्यायालय की पुष्टि आवश्यक होती है और इसके अलावा उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध उसी उच्च न्यायालय में पुनः अपील की जा सकती है। उसी उच्च न्यायालय में पुनः अपील की जा सकती है अपने ही एकल न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध से न्यायालय में अपील की जा सकती है। संविधान लागू होने के समय उच्च न्यायालय को राजस्व संबंधी मुकदमों की अपील सुनने का अधिकार नहीं था, लेकिन अब है। यह अपील राजस्व मंडल के निर्णयों के विरुद्ध होती हैं और यह अपील सुनने का अधिकार कब मिला? अकॉर्डिंग टू द Constitutional Amendment 44th Constitutional Amendment 1978 of Indian Constitution that have the powers for Supreme Court to hearing of the Rajaswa Mandal cases and writ for that matter. रेवेन्यू मैटर के लिए संविधान के 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हाई कोर्ट को यह पावर प्रदान की गई कि राजस्व संबंधी मुकदमों की अपील की सुनवाई का अधिकार हमारे माननीय उच्च न्यायालय को मिल गया। हम स्टेट जुडिशरी की बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे यहाँ पर रन कर रहे हैं। अपीली क्षेत्राधिकार, इसके पहले हमने पढ़ा प्राइमरी जुरिडिक्शन, अब हम पढ़ रहे हैं एपिलेट जुरिडिक्शन। दैट वी studied about appellate jurisdiction. The students which belong from the convent background that have this topic is known as appellate jurisdiction. आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा हो, किसी तरह का समझने में दिक्कत हो रहा है, हिंदी मीडियम वालों को, इंग्लिश मीडियम वालों को, I can mix with this dual languages. कि आपको ज्यादा अटेम्प्ट ना करना पड़ा समझने के लिए मैं ड्यूअल लैंग्वेज में लेक्चर्स इसलिए देता हूं कि किसी भी माध्यम का विद्यार्थी यूपीएससी का हो, पीएससी का हो, पीसीएस का हो, एसएससी का हो, वनडे का हो, वीडियो का हो, ट्रिपल एससी का हो, ट्रिपल एसबी का हो, all India level examinations have to one day are the provincial civil services or central civil services examinations or any kind of the examination which will be attempt for the Indian Political Constitution that have the such lectures is framed by me to try my best experience for that topic, that folder that is known as Indian Polity and Constitution. अगर आपको ये लेक्चर बढ़िया लगा, लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, अपने और भी मित्रों को बताएं। जो भी विद्यार्थी निराश हो, जिनको इंटरेस्टिंग न लग रहा हो कोई लेक्चर, तो उनको इंटरेस्टिंग वे में दिखाइए। कॉमटेरिया का या पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का लेक्चर, मुझे उम्मीद है
कि ऐसे विद्यार्थियों के अंदर एक जोश और जुनून पैदा होगा पढ़ाई के प्रति। ऐसे ही महत्वपूर्ण कार्य करते हुए आज हम पहुंच गए हैं और कॉम्टेरिया एजुकेशन चैनल को, कॉम्टेरिया YT चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। महानवरात्रि के महाअष्टमी की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी स्टूडेंट्स को, टीचर्स को नवरात्रि की महाअष्टमी, महागौरी स्वरूप माता अन्नपूर्णा, जय मां अन्नपूर्णा और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अगला लेक्चर बहुत ही जल्द हम लेकर आएंगे आपके समक्ष। तब तक के लिए आप रिवीजन करते रहें, बराबर काउंट डाउन करते रहें और देखते रहें किस प्रकार से इस लेक्चर्स में फ्रेम किया गया कॉन्सेप्ट्स को अपने नोटबुक में नोट करते रहिए। जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स लगे, जो इंपॉर्टेंट आपको थ्योरम्स लगे, उनको आप सिंथेसाइज करिए और इनहेंस करिए अपनी इंडियन पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन की उस पावर्स को फील करिए ये लेक्चर देखने के बाद आप। और बताइए हमें कमेंट बॉक्स में कि किस प्रकार की लेक्चर्स में कमी है या अच्छाई हो तो अच्छाई बताइए, कमी हो तो कमी को बताइए। आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट। बने रहे, जमे रहें आपके अपने YT चैनल कॉम्टेरिया में। जय हिंद, जय भारत।